आसमान को देखना शायद इंसान की सबसे पुरानी आदतों में से एक है। वो तारे, वो चांद, सदियों तक हम बस देखते रहे, सोचते रहे। लेकिन कमाल की बात है कि पिछले 50-60 सालों में ही हम वहां तक पहुंच पाए। रोबोट भेजे, इंसान चांद पर चले। ये वाकई में एक गजब की कहानी है, खोज की, हिम्मत की। और इसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। सही। चलिए आज इसी पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। बिल्कुल। शुरू करते हैं कुछ क्या कहते हैं बुनियादी बातों से। जैसे हमारा सौरमंडल, ये ग्रह है, ये विशाल ब्रह्मांड। पहले तो लोग सोचते थे पृथ्वी सब कुछ है। फिर कोपर्निकस आए, गैलीलियो आए, उन्होंने बताया कि नहीं, हम तो बस सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, कई ग्रहों में से एक। अच्छा, ये समझना एक बात हुई। पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, मतलब उस खिंचाव से बाहर निकलना, यहीं पर रॉकेट का काम आता है ना जी। ये विशाल मशीन कैसे काम करती हैं? हाँ देखिए, ये सफर शुरू तो हुआ चीन की पुरानी आतिशबाजी से, लेकिन जो असली उड़ान भरी वो रॉबर्ट गोडार्ड जैसे लोगों के काम से हुई, जिन्होंने तरल ईंधन वाले रॉकेट बनाए। जी। ये ज्यादा शक्तिशाली थे, कंट्रोल किए जा सकते थे। अच्छा, इसी ने आप कह सकते हैं आधुनिक अंतरिक्ष यात्रा की नींव रखी। और फिर सैटर्न वी जैसे विशाल रॉकेट बने। हाँ, जो इंसानों को चांद तक ले गए। जी। और फिर आते हैं अंतरिक्ष यात्री। ये खास लोग चुने कैसे जाते हैं? मैंने सुना है ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है। बहुत ज्यादा। उन्हें माइक्रोग्रेविटी यानी लगभग जीरो ग्रेविटी में रहने और काम करने की आदत डालनी होती है। इसके लिए वो पानी के नीचे घंटों प्रैक्टिस करते हैं। अंतरिक्ष में खाना, सोना, हर काम पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। लेकिन ये सब रोमांचक तो है। हाँ। पर खतरनाक भी तो है। हमने हादसे भी देखे हैं। बेशक जोखिम तो है ही। अपोलो 1 की वो आग, या फिर चैलेंजर और कोलंबिया शटल की दुर्घटनाएं, ये दुखद हादसे याद दिलाते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा कितनी जोखिम भरी है। पर हर हादसे से हमने सीखा है, सुरक्षा को बेहतर बनाया है। चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जिसे स्पेस रेस कहते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की वो होड़। हाँ, वो शीत युद्ध का जमाना था। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसने अमेरिका को जैसे चौंका दिया और बस अंतरिक्ष की दौड़ तेज हो गई। और फिर तो इंसान भेजने की होड़ लग गई। पहले जानवर भेजे गए, फिर यूरी गगारिन, एलन शेपर्ड। बिल्कुल। पहले ये टेस्ट किया गया कि क्या कोई जीवित प्राणी अंतरिक्ष की मुश्किलों को झेल सकता है या नहीं। फिर सोवियत संघ ने यूरी गगारिन को अंतरिक्ष में भेजा, पहले इंसान। और फिर जल्दी ही अमेरिका ने भी अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे, एलन शेपर्ड, जॉन ग्लेन। चांद पर पहुंचने से पहले रोबोटिक मिशन भी तो हुए थे ना, है ना, तैयारियां? हाँ, दोनों देशों ने तैयारी की थी। सोवियत लूना मिशन ने चांद के उस हिस्से की तस्वीरें ली जो हमें दिखता नहीं, और वो चांद की मिट्टी भी वापस लाए थे। अरे वाह। और अमेरिकी रेंजर और सर्वेयर मिशन, उन्होंने सतह को बारीकी से देखा, लैंडिंग के लिए सही जगह ढूंढने में मदद की। और फिर आया वो पल, अपोलो 11। 20 जुलाई 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वो छोटा कदम। वो सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। उसके बाद कई और अपोलो मिशंस भी हुए। क्या ये दौड़ सिर्फ चांद तक ही थी या दूसरे ग्रहों पर भी नजर थी? नहीं, उसी दौरान मंगल, शुक्र, बृहस्पति जैसे ग्रहों के लिए भी शुरुआती रोबोटिक यान भेजे गए, जैसे अमेरिका का मेरिनर प्रोग्राम था। और दौड़ का एक तरह से अंत हुआ 1975 में, अपोलो सोयूज मिशन, जब अंतरिक्ष में अमेरिकी और सोवियत एस्ट्रोनॉट्स ने हाथ मिलाया, एक शांति का संकेत। अच्छा, तो दौड़ खत्म होने के बाद क्या हुआ? मिशन रुक गए क्या? रुके नहीं, बस लक्ष्य बदल गए। अब ध्यान सिर्फ कहीं झंडा गाड़ने पर नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने और काम करने पर था। स्पेस शटल आया जो बार बार इस्तेमाल हो सकता था, मीर स्पेस स्टेशन बना, और देशों के बीच सहयोग भी बढ़ा। और रोबोटिक मिशन वो चलते रहे। वो तो और जटिल और महत्वाकांक्षी होते गए। सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की खोज हुई, वॉयेजर जैसे मिशन। मंगल ग्रह को समझना वो उम्मीद से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। कुछ मिशन कामयाब हुए, कुछ असफल भी। और आजकल क्या चल रहा है अंतरिक्ष में? आजकल की बात करें तो आजकल तो कमाल हो रहा है। हबल जैसी शक्तिशाली दूरबीनें हमें ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीरें और जानकारी दे रही हैं जो पहले कभी नहीं मिली। हाँ, वो तस्वीरें तो अद्भुत होती हैं। बिल्कुल।
और मंगल पर क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस जैसे रोवर वो पानी के निशान और जीवन की संभावना तलाश रहे हैं। और इंसान, क्या हम अब भी अंतरिक्ष में जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS पर पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से लगातार इंसान मौजूद हैं। ये कई देशों का साझा प्रोजेक्ट है। अंतरिक्ष में एक स्थायी लैब है जहां भविष्य के लंबे मिशनों की तैयारी हो रही है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या हम वापस चांद पर जाएंगे? मंगल का क्या? बिल्कुल। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है इंसानों को चांद पर वापस भेजना और वहां एक तरह का बेस बनाना। अच्छा। और अगला लक्ष्य मंगल ही है। स्पेस शटल तो रिटायर हो गया, उसकी जगह अब ओरियन जैसे नए कैप्सूल ले रहे हैं। स्पेस टूरिज्म की भी काफी बातें हो रही हैं आजकल। हाँ, कुछ प्राइवेट कंपनियां वो अमीर लोगों को अंतरिक्ष की सैर करा रही हैं। हालांकि ये अभी आम आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर है। और हाँ, चीन भी एक बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बनकर उभरा है। उनके अपने बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, इतना खर्चा क्यों? क्या जरूरत है अंतरिक्ष में जाने की? देखिए, कई वजह हैं। एक तो इंसान की जानने की इच्छा, नई टेक्नोलॉजी का विकास होता है इससे, और शायद सबसे जरूरी, मानवता का भविष्य। क्या पता किसी दिन हमें पृथ्वी से परे एक और घर की जरूरत पड़ जाए। वैज्ञानिक पृथ्वी से परे जीवन कहाँ खोज रहे हैं? ज्यादातर जहाँ पानी मिलने की उम्मीद हो। हाँ, पानी मतलब जीवन की संभावना। सही। और अंतरिक्ष यात्रा फिल्मों जैसी क्यों नहीं होती? क्योंकि असलियत ज्यादा मुश्किल है, कम ग्लैमरस है। और हाँ, मेमोरी फोम जैसी कई रोजमर्रा की चीजें असल में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की ही देन है। सही कहा। इन सारी खोजों ने हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही अंतरिक्ष अन्वेषण को हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा गहराई में जा रहे हैं। अंतरिक्ष स्टेशन, शटल का जमाना, ग्रहों की खोज में जो उतार चढ़ाव आए, और वो दूरबीनें जो अंतरिक्ष में हमारी आंखें हैं, इन सब पर। हाँ, मतलब अपोलो के बाद कहानी कैसे आगे बढ़ी, है ना? तो चांद की रेस जब खत्म हुई, उसके बाद क्या हुआ? सारा फोकस कहाँ गया? हाँ, तो फोकस शिफ्ट हुआ पृथ्वी की कक्षा पर। मतलब अब वहां क्या किया जाए। सोवियत संघ ने पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 लॉन्च किया। सैल्यूट 1 पहला? हाँ जी, पहला। उनका मकसद था ये देखना कि इंसान लंबे समय तक स्पेस में रह भी सकता है या नहीं। पर शुरुआत थोड़ी, क्या कहते हैं, मुश्किल थी। मुश्किल कैसे? वो जो सैल्यूट 1 से मिशन जुड़ा था, सोयूज 11, वो वापसी में एक हादसा बन गया। तीनों अंतरिक्ष यात्री वो नहीं बच पाए। अरे, ये तो बहुत दुखद था। हाँ, और शुरुआती सैल्यूट मिशनों में और भी दिक्कतें आई। मतलब एकदम आसान नहीं था ये सब। अच्छा, तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जवाब दिया स्काईलैब से। ये उनका पहला ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन था। और मजे की बात यह है कि लॉन्च के वक्त उसे नुकसान भी पहुंचा था। लॉन्च में नुकसान? फिर अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक की। उन्होंने बाहर निकलकर उसकी मरम्मत की। ये बड़ी बात थी उस समय। हाँ, ये तो कमाल है, स्पेस में मरम्मत। स्काईलैब पर 3 अलग-अलग क्रू गए। कुल मिलाकर 171 दिन बिताए। माइक्रोग्रेविटी में रहने पर क्या असर होता है, सूरज और पृथ्वी का अध्ययन, कई प्रयोग किए। और सैल्यूट का क्या हुआ? क्या वो आगे बढ़े? हाँ, बाद के सैल्यूट स्टेशन जैसे 3 से 7 तक ज्यादा बेहतर थे। कुछ में तो सुनने में आया जासूसी वाले कैमरे भी थे। सैल्यूट 3 पर तो एक तोप का टेस्ट भी हुआ था। तोप? स्पेस में? हाँ, मतलब मिलिट्री एंगल भी था। और सैल्यूट 6 और 7 ज्यादा टिकने लायक बने। उनमें 2 डॉकिंग पोर्ट थे। रोबोट वाले सप्लाई शिप आ सकते थे। और सैल्यूट 7 पर पहली बार किसी महिला अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस वॉक भी की। था ना, जिसमें अमेरिकी और सोवियत मिले थे? आप अपोलो सोयूज की बात कर रहे हैं, 1975 वाला? हाँ, वो ऐतिहासिक था। ऑर्बिट में डॉकिंग हुई। इसे स्पेस रेस का अंत भी मानते हैं कई लोग। सहयोग का नया दौर शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता है। सहयोग। लेकिन तकनीक भी तो बदली। 80 के दशक में वो आया स्पेस शटल। हाँ, स्पेस शटल। दोबारा इस्तेमाल होने वाला। आइडिया ये था कि अंतरिक्ष तक जाना सस्ता और रेगुलर हो जाएगा। क्या वाकई हुआ ऐसा, सस्ता और रेगुलर? सपना तो यही था। शटल सिस्टम में एक ऑर्बिटर था जहां क्रू रहता था। फिर वो सॉलिड रॉकेट बूस्टर थे जो दोबारा इस्तेमाल हो सकते थे, और एक बड़ा सा बाहरी ईंधन टैंक। सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। था भी। लॉन्च बहुत पेचीदा था। मौसम देखो, सारे चेक करो, इमरजेंसी के लिए प्लान बनाओ। ऑर्बिट में पहुंचकर ये सैटेलाइट छोड़ सकता था, मरम्मत कर सकता था, एक्सपेरिमेंट कर सकता था। और लैंडिंग वो रनवे पर होती थी जैसी कोई ग्लाइडर उतर रहा हो। पहली उड़ान कब हुई? इसका डिजाइन मॉड्यूलर था।
मतलब अलग-अलग हिस्से लॉन्च करके अंतरिक्ष में जोड़े गए। मीर, हाँ सुना है इसके बारे में, काफी लंबे समय तक चला वो। हाँ, और उस पर कई देशों के लोग रहे। उसके अलग-अलग मॉड्यूल थे, कोर मॉड्यूल, क्वांट, क्रिस्टल, सब अलग-अलग काम के लिए। और फिर शटल और मीर का कनेक्शन भी हुआ। बिल्कुल, शटल मीर प्रोग्राम 1994 से 98 तक चला। अमेरिकी शटल मीर से जाके जुड़ते थे, लोग और सामान अदला बदली करते थे। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन का बड़ा सिंबल बना। मीर पर जिंदगी कैसी थी? मतलब रोज क्या करते थे लोग? काम तो था ही, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। कसरत बहुत जरूरी थी माइक्रोग्रेविटी के असर से बचने के लिए। और हाँ, स्टेशन जैसे जैसे पुराना होता गया, मरम्मत का काम बढ़ता गया। और फिर उसका अंत कैसे हुआ? 2001 में उसे कंट्रोल करके प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया। लेकिन शटल सिर्फ मीर तक जाने के लिए तो नहीं था ना, उसने और भी बड़े काम किए। हाँ बिल्कुल, शटल सिर्फ टैक्सी नहीं था। उसने बड़े बड़े रोबोटिक मिशंस लॉन्च किए, जैसे बृहस्पति के लिए गैलीलियो मिशन 1989 में, और सबसे मशहूर हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में। हबल, हाँ वो तो कमाल की चीज है, लेकिन उसके लॉन्च के बाद कुछ गड़बड़ हुई थी ना? हाँ, पता चला कि उसके शीशे में थोड़ी खराबी है, धुंधली तस्वीरें आ रही थी। तो 1993 में एक सर्विसिंग मिशन भेजा गया। अंतरिक्ष यात्रियों ने जाकर उसे ठीक किया। सोचिए, अंतरिक्ष में टेलीस्कोप को ठीक करना। यही शटल की खासियत थी। उसने मैगलेन को शुक्र पर भेजा, यूलिसिस को सूरज के पास, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरीज, चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी, ये सब शटल से ही गए। और वो स्पेस लैब क्या था? वो शटल के कार्गो बे, मतलब सामान रखने की जगह में फिट हो जाती थी। एक मोबाइल लैब जैसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाई थी। उसमें माइक्रोग्रेविटी में बायोलॉजी, क्रिस्टल कैसे बनते हैं, एस्ट्रोनॉमी, इन सब पर प्रयोग होते थे। अच्छा, और भी कुछ खास प्रयोग? हाँ, जैसे USMP पेलोड्स थे, जो माइक्रोग्रेविटी में चीजों के गुणों को स्टडी करते थे। एक वेक शील्ड फैसिलिटी थी, जो शटल के पीछे जो वैक्यूम बनता है, उसमें पतली फिल्में उगाती थी। और वो पृथ्वी का 3D नक्शा बनाने वाला मिशन? हाँ, SRTM, शटल रडार टोपोग्राफी मिशन 2000 में हुआ था। उसने पृथ्वी की सतह का बहुत हाई रेजोल्यूशन वाला 3D मैप बनाया। कमाल है। अच्छा, अब थोड़ा ग्रहों की तरफ चलते हैं। मंगल ग्रह, वहां पहुंचना हमेशा आसान नहीं रहा, है ना? बिल्कुल नहीं। वाइकिंग मिशन 1976 के बाद एक लंबा गैप सा आ गया था मंगल की खोज में। फिर कोशिशें हुई, पर सोवियत फोबोस मिशन 8089 और अमेरिका का मार्स ऑब्जर्वर 92 दोनों फेल हो गए। कंप्यूटर या कोई और तकनीकी खराबी। ओह, तो फिर नासा ने क्या किया? उन्होंने एक नया मंत्र अपनाया, फास्टर, बेटर, चीपर। तेज, बेहतर, सस्ता। क्या ये काम आया? हाँ, कुछ हद तक। मार्स पाथफाइंडर मिशन 1996 सफल रहा। उसमें एक छोटा सा रोवर था, सोजॉर्नर। वो बड़ा पॉपुलर हुआ इंटरनेट पर। हाँ, मैंने उसकी तस्वीरें देखी थी, छोटा सा रोबोट। और मार्स ग्लोबल सर्वेयर 1996 ऑर्बिटर ने मंगल की सतह का बड़ा डिटेल नक्शा बनाया। उसने ये भी संकेत दिए कि शायद सतह पर कभी तरल पानी रहा हो। लेकिन फिर असफलताएं भी आईं। हाँ, रूस का मार्स 96 तो लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से ही बाहर नहीं निकल पाया। और नासा का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर 1998, वो एक बहुत ही मामूली सी गलती की वजह से नष्ट हो गया। क्या गलती थी? यूनिट बदलने में गड़बड़ी। मतलब एक टीम पाउंड में कैलकुलेशन कर रही थी, दूसरी न्यूटन में। बस इसी कंफ्यूजन में ऑर्बिटर गलत रास्ते पर चला गया और जल गया। अरे बाप रे, इतनी छोटी सी गलती। हाँ, और फिर मार्स पोलर लैंडर 1999 भी लैंडिंग के वक्त सॉफ्टवेयर एरर की वजह से क्रैश हो गया। तो हाँ, मंगल बहुत मुश्किल साबित हुआ। मतलब हर कदम पे चुनौती। अच्छा, मंगल के अलावा अंदर के सौर मंडल में और क्या चल रहा था, जैसे शुक्र या बुध? शुक्र के बादल बहुत घने हैं, तो मैगलेन मिशन 1989-94 ने रडार का इस्तेमाल किया सतह देखने के लिए। ज्वालामुखियों से भरे मैदान दिखे, अजीब से चैनल दिखे, पर प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे पृथ्वी पर हैं वैसे सबूत नहीं मिले। बाद में यूरोप का वीनस एक्सप्रेस भी गया, उसने वायुमंडल पे ज्यादा ध्यान दिया। और चांद? अपोलो के बाद चांद पर क्या हुआ? क्लेमेंटाइन मिशन 1994 ने सतह का नक्शा बनाया, और लूनर प्रोस्पेक्टर 1998-99 ने पता लगाया कि चांद की बनावट कैसी है। उसी ने संकेत दिए कि ध्रुवों पर बर्फ हो सकती है। सूरज को देखने के लिए भी कुछ भेजा गया था? हाँ, सोहो 1995 से। उसे पृथ्वी और सूरज के बीच L1 पॉइंट पर रखा गया है।
ये ऐसी जगह है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बैलेंस हो जाता है, तो वो वहां टिक कर लगातार सूरज को देख सकता है। और छोटे पिंड मतलब एस्टेरॉयड और कॉमेट? नियर शूमेकर मिशन 1996 से 2001 एस्ट्रॉयड 433 इरोस के पास गया, उसका चक्कर लगाया और आखिर में उस पर उतरा भी। एस्टेरॉयड पर लैंडिंग? हाँ, और स्टारडस्ट मिशन 1999 से ने कॉमेट वाइल्ड 2 की पूंछ से धूल के कण इकट्ठे किए और उन्हें कैप्सूल में बंद करके पृथ्वी पर वापस भेजा। कमाल है, धूल के सैंपल। बिल्कुल। और डीप इम्पैक्ट 2005 से ने तो एक कॉमेट टेम्पल 1 पर एक प्रोब टकरा दिया ताकि पता चले कि अंदर से वो कैसा है। टकरा दिया मतलब जानबूझकर? हाँ, ताकि टक्कर से जो मलबा निकले उसे स्टडी करके कॉमेट के अंदरूनी हिस्से के बारे में जान सके। वाह। अब थोड़ा और दूर चलते हैं। बाहरी सौर मंडल, बृहस्पति और शनि, गैलीलियो मिशन का क्या हुआ? गैलीलियो 1989 से 2003 पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने बृहस्पति का चक्कर लगाया। उसका एक छोटा प्रोब बृहस्पति के तूफानी बादलों में उतरा और डेटा भेजा। और उसके चांद? हाँ, ऑर्बिटर ने चांद पर फोकस किया, आयो पर जबरदस्त ज्वालामुखी एक्टिविटी देखी और सबसे बड़ी खोज शायद यूरोपा पर हुई। यूरोपा? क्या मिला वहां? पक्के सबूत मिले कि यूरोपा की मोटी बर्फीली सतह के नीचे एक बहुत बड़ा खारे पानी का महासागर हो सकता है। महासागर बर्फीले चांद के नीचे? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, जीवन की संभावना के लिहाज से ये बहुत अहम खोज थी। इसीलिए मिशन के अंत में यूरोपा को गलती से भी कंटामिनेट ना कर दें, इस डर से गैलीलियो को जानबूझकर बृहस्पति के वायुमंडल में क्रैश करा दिया गया। अच्छा, ये वजह थी। और शनि के लिए? कैसिनी-हाइगेंस, वो भी एक जबरदस्त मिशन था। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी, सबका मिला-जुला मिशन 1997 में लॉन्च हुआ। कैसिनी ऑर्बिटर ने शनि के छल्लों, उसके तूफानों, उसके चांदों की ऐसी कमाल की तस्वीरें भेजी हैं। क्या कुछ खास खोजें रहीं कैसिनी की? बहुत सारी, जैसे एन्सेलाडस चांद पर बर्फीले पानी के गीजर मतलब फवारे मिले, और टाइटन जो शनि का सबसे बड़ा चांद है उस पर मीथेन की झीलें और नदियां मिली। मीथेन की झीलें? पानी की नहीं? हाँ, तरल मीथेन की। वहां बहुत ठंड है। और हाइगेंस प्रोब जो कैसिनी के साथ गया था वो 2005 में टाइटन की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा भी। उसने वहां नदी घाटियों जैसे निशान और बर्फ के कंकड़ देखे। टाइटन पर लैंडिंग, ये सब सुनकर लगता है कि सौर मंडल कितना विविध है। बिल्कुल। और इन सब को देखने के लिए हमें चाहिए बेहतर आंखें, यानी टेलीस्कोप। हबल का जिक्र तो हमने किया। हाँ, हबल। लेकिन स्पेस टेलीस्कोप इतने जरूरी क्यों है? जमीन से क्यों नहीं देख लेते? क्योंकि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल बीच में आता है। वो रोशनी को थोड़ा धुंधला कर देता है, खासकर कुछ खास तरह की रोशनी को तो रोक ही लेता है। हबल स्पेस में है तो उसे एकदम साफ नजारा मिलता है। और हबल ने क्या क्या बताया हमें? अरे बहुत कुछ। ब्रह्मांड फैल रहा है और कितनी तेजी से फैल रहा है, ब्लैक होल्स के सबूत, दूसरे तारों के चक्कर काटते ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट, बहुत कुछ। हबल के अलावा और भी स्पेस टेलीस्कोप्स हैं। हाँ, नासा का एक ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम था। उसमें हबल जो मुख्य रूप से दिखने वाली रोशनी देखता है के अलावा कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी 1991 to 2000 थी, जो बहुत हाई एनर्जी वाली गामा किरणों को देखती थी। फिर चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी 1999 से अब तक, जो सुपरनोवा के अवशेषों या गैलेक्सी के केंद्र से आने वाली एक्सरे को पकड़ती है। और स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप 2003 to 2009, जो इंफ्रारेड रोशनी में देखता था धूल के बादलों के पीछे छिपी चीजों को। मतलब अलग अलग तरह की रोशनी में ब्रह्मांड को देखना। बिल्कुल, हर तरह की रोशनी हमें अलग कहानी बताती है। और भविष्य में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST है जो इंफ्रारेड में और भी गहराई से देखेगा। तो इतने सारे मिशन, अलग अलग देशों की कोशिशें, इन सब का नतीजा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS। हाँ, काफी हद तक ISS वाकई एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, कनाडा, कई देश शामिल हैं। ये पृथ्वी के निचली कक्षा में एक रिसर्च लैब है। बनना कब शुरू हुआ है? 1998 में पहला हिस्सा लॉन्च हुआ। फिर धीरे धीरे रूसी रॉकेट और अमेरिकी स्पेस शटल से इसके अलग अलग मॉड्यूल भेजे गए और जोड़े गए, जैसे ज़ारेया पावर, यूनिटी कनेक्टिंग हब, ज़्वेज़दा सर्विस मॉड्यूल, डेस्टिनी अमेरिकी लैब, कोलंबस यूरोपियन लैब, किबो जापानीज लैब। वहाँ जिंदगी कैसी है? मतलब एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं? स्टेशन को चलाना, मेंटेन रखना, स्पेस वॉक करना, और जाहिर है बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग, बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी। और हाँ,
रोज कसरत करना बहुत जरूरी है ताकि माइक्रोग्रेविटी में शरीर पर बुरा असर ना पड़े। ISS कब तक काम करेगा? ये 2010 के आसपास पूरा हो गया था। इसका भविष्य थोड़ा अनिश्चित है, पर 2020 के दशक के अंत तक या शायद उससे भी आगे चलाने की बात चल रही है। इससे जो सहयोग और ऑपरेशन का अनुभव मिला है वो आगे के मिशन जैसे चांद या मंगल पर जाने के लिए बहुत जरूरी होगा। अच्छा, वापस मंगल पर आते हैं। नई सदी में, मतलब 2000 के बाद मंगल पर क्या नई चीजें पता चली? हाँ, 2000 के बाद मंगल पर फिर से ध्यान बढ़ा। मार्स ऑडिसी 2001 से ऑर्बिटर ने मंगल की सतह के नीचे पानी के बड़े भंडार का नक्शा बनाया और ये भी पता लगाया कि कहां-कहां हाल में ज्वालामुखी गतिविधि हुई है। ये लैंडर्स के लिए एक कम्युनिकेशन रिले का भी काम करता है। और यूरोप ने भी कोशिश की। हाँ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर 2003 से सफल रहा। उसने सतह की 3D तस्वीरें ली और एक बड़ी अनपेक्षित खोज की। मंगल के वायुमंडल में मीथेन गैस मिली। मीथेन, इसका क्या मतलब है? ये दिलचस्प है क्योंकि मीथेन गैस ज्यादा टिकती नहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं से लगातार बन रही होगी। या तो वो जमीन के अंदर की जियोलॉजिकल एक्टिविटी से आ रही है या शायद किसी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब जीवन। ये अभी पक्का नहीं है, लेकिन ये संभावना तो है। संभावना है। हालांकि मार्स एक्सप्रेस का जो लैंडर था बीगल 2, हाँ। वो लैंडिंग के बाद संपर्क नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। ओह, लेकिन रोवर्स तो सफल रहे थे। वो 2 रोवर, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी। हाँ, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स 2003 में भेजे गए। कमाल कर दिया उन्होंने। उनका मिशन सिर्फ 90 दिन का था, लेकिन वो सालों तक चलते रहे। सालों तक? हाँ, अपॉर्चुनिटी तो 2018 तक काम करता रहा। उन्होंने अलग अलग तरह की चट्टानों और मिट्टी की जांच की और ऐसे पक्के सबूत दिए जो बताते हैं कि मंगल पर कभी पानी बहता था, जैसे वो गोल गोल पत्थर जिन्हें अपॉर्चुनिटी ने खोजा और ब्लूबेरीज नाम दिया। ब्लूबेरीज, हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। वो पानी की मौजूदगी में ही बनते हैं, तो ये बड़े सबूत थे। और उसके बाद भी कोई ऑर्बिटर गया? मार्स रिकनेसेंस ऑर्बिटर यानी MRO 2005 से ये अभी भी काम कर रहा है। इस पर एक जबरदस्त कैमरा है, हाई राइज। वो मंगल की सतह की इतनी डिटेल तस्वीरें ले रहा है कि आप छोटी छोटी चीजें भी देख सकते हैं। इससे भविष्य में कहाँ लैंड करना है ये तय करने में मदद मिलती है और मंगल की जियोलॉजी समझने में भी। तो तस्वीरें बहुत जरूरी हैं। और फीनिक्स लैंडर, वो कहाँ उतरा? फीनिक्स 2007-2008 मंगल के उत्तरी ध्रुवीय इलाके में उतरा, जहां बर्फ होने की उम्मीद थी। क्या मिली बर्फ? हाँ, उसने अपनी रोबोटिक आर्म से खुदाई की और सीधे पानी की बर्फ को छुआ और उसका सैंपल लेके विश्लेषण किया। ये पहली बार था कि हमने मंगल पर पानी की बर्फ को सीधे देखा और जांचा था। उसने मिट्टी का केमिकल एनालिसिस भी किया। तो पानी की बर्फ कंफर्म हो गई? हाँ, फीनिक्स ने सीधे बर्फ खोजकर मंगल पर पानी की कहानी को और पुख्ता कर दिया। ये मंगल पर जीवन की संभावनाओं के अध्ययन के लिए वाकई एक बड़ा कदम था। लेकिन मंगल का मौसम, खासकर ध्रुवीय इलाकों का, बहुत कठोर होता है। तो फीनिक्स का क्या हुआ? सर्दी आई, सूरज की रोशनी कम हो गई, उसके सोलर पैनल को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाई। नवंबर 2008 में उसका संपर्क टूट गया और मिशन समाप्त हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, और सबसे जरूरी, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब रॉकेट उड़ाने या चांद सितारों की बात नहीं है। ये हमसे, हमारी तकनीक से, हमारे भविष्य से जुड़ा है। हाँ, तो सबसे पहले इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के जो तरीके हैं उनमें क्या नया हो रहा है? सुना है वो पुराने स्पेस शटल वाला सिस्टम अब नहीं है, कुछ और है। हाँ, वो शटल प्रोग्राम तो रिटायर हो गया। अब ज्यादा जोर है कैप्सूल सिस्टम पर। ओरायन नाम का एक सिस्टम बन रहा है। ये देखने में थोड़ा थोड़ा अपोलो मिशन जैसा लगेगा, है ना? अच्छा, अपोलो जैसा? हाँ, पर है बहुत ज्यादा एडवांस। इसका मकसद सिर्फ स्पेस स्टेशन तक जाना नहीं है, इससे वापस चांद पर इंसान भेजना है और फिर मंगल तक का सफर। गहरे अंतरिक्ष के लिए यह ज्यादा सही माना जा रहा है। और रोबोट्स, उनका क्या? मंगल पर वो जीवन की तलाश, वो अब भी चल रही है? अरे बिल्कुल, वो तो एक बड़ा फोकस है। मार्स साइंस लैब नाम का एक रोवर है, काफी बड़ा, एक कार जितना समझिए। कार जितना बड़ा? हाँ, वो मंगल पर जा रहा है। उसका खास काम है मिट्टी और चट्टानों को खोदकर देखना, उनमें कार्बनिक चीजें ढूंढना, मतलब जीवन के निशान। ये पता लगाना कि क्या मंगल पर कभी जीवन था या शायद अभी भी किसी रूप में हो। दिलचस्प। और मंगल के अलावा? हाँ, और भी जगह हैं, जैसे बृहस्पति का चांद है यूरोपा, वहां पानी हो सकता है। प्लूटो तक जाने के मिशन भी हैं। तो मतलब
खोज जारी है दूर दूर तक। ये भी सुनने में आया है कि अब सिर्फ अमेरिका या रूस जैसे देश ही नहीं है इस रेस में, चीन का नाम बहुत आ रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चीन ने वाकई में कमाल किया है। उनका अपना शिंगझो प्रोग्राम है। उन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें वो ताइकोनॉट्स कहते हैं, हाँ, ताइकोनॉट्स, उनको ऑर्बिट में भेजा है, स्पेस वॉक भी करवाया है, और उनकी योजना है अपना स्पेस स्टेशन बनाने की, चांद पर जाने की भी। तो हाँ, अब ये मुकाबला कई देशों के बीच है। भारत, ईरान, ये देश भी कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज जो मुझे बड़ी मजेदार लगती है वो ये कि अब शायद आम लोग भी स्पेस जा सकते हैं, मतलब अगर पैसे हों तो। स्पेस टूरिज्म। हाँ, सही कहा। ये अब एक हकीकत बन रहा है धीरे धीरे। पहले तो बस कुछ बहुत अमीर लोग ही गए थे रूसी रॉकेट से स्पेस स्टेशन तक। हाँ, वो सुना था। पर अब कुछ प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं, जैसे वर्जिन गैलेक्टिक है, वो स्पेसशिप 2 जैसा यान बना रही है। ये आपको एकदम अंतरिक्ष में नहीं ले जाएगा, मतलब ऑर्बिट में नहीं। अच्छा, तो फिर कहाँ? ये बस ऊपर अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाकर कुछ मिनटों के लिए आपको वेटलेसनेस यानी भारहीनता महसूस कराएगा। इसे सब ऑर्बिटल फ्लाइट कहते हैं। ऊपर जाओ और नीचे आ जाओ। पर फिर वही सवाल, ये सब क्यों? इतना पैसा, इतना रिस्क, क्या ये बस हमारी जिज्ञासा है कि देखें वहां क्या है? देखिए, जिज्ञासा तो है ही, इंसान की फितरत है, नई चीजें जानना, सीमाओं को पार करना। अंतरिक्ष शायद हमारा वो फाइनल फ्रंटियर है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। और क्या कारण है? कुछ बहुत गंभीर कारण भी हैं। सोचिए, पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, आबादी बढ़ रही है। भविष्य में कोई बड़ी आफत आ जाए, जैसे कोई बड़ा एस्ट्रॉइड टकरा जाए, हाँ, फिल्मों में दिखाते हैं जैसा। हाँ, या कोई और बड़ी तबाही, तो इंसानियत को बचाने के लिए शायद हमें अंतरिक्ष में दूसरे घर बसाने पड़े। या फिर अरबों साल बाद जब हमारा सूरज ही खत्म होने लगेगा, तब के लिए। ये बहुत दूर की सोच है, पर जरूरी है। सही कहा। और शायद कुछ जल्दी मिलने वाले फायदे भी लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। जैसे एस्ट्रॉइड्स है ना, क्षुद्र ग्रह, उनमें बहुत कीमती खनिज हो सकते हैं, पानी भी हो सकता है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या वहां माइनिंग की जा सकती है। ये भविष्य की इकोनॉमी का हिस्सा बन सकता है। अच्छा, अब थोड़ा फिल्मों पर आते हैं। फिल्मों में दिखाते हैं स्पेसशिप जूम करके उड़ जाते हैं, लेजर गन की आवाजें आती हैं। क्या असल में ऐसा होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात, अंतरिक्ष तो वैक्यूम है, खाली जगह, वहां हवा ही नहीं है, तो आवाज कैसे चलेगी? हाँ, सही बात है। तो वहां एकदम खामोशी होती है, सन्नाटा। कोई लेजर की प्यूं प्यूं आवाज नहीं आती। और वो जो दिखाते हैं ना कि एस्ट्रॉइड का पूरा झुंड है और यान उसमें से बच बच कर निकल रहा है, हाँ, वो तो हर फिल्म में होता है। असल में एस्ट्रॉइड एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर होते हैं। उनसे टकराने का चांस बहुत ही कम होता है। फिल्मों में ड्रामा के लिए दिखाते हैं। ये तो बड़ी गलतफहमी दूर हुई। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो इतनी मेहनत हो रही है अंतरिक्ष में, इसका हमारी आम जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? कोई टेक्नोलॉजी जो वहां से यहां आई हो? अरे बहुत सारी, शायद हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कैट स्कैन होता है ना अस्पतालों में, हाँ, कैट स्कैन। उसकी जो इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक है, वो असल में चांद की तस्वीरों को बेहतर बनाने के लिए विकसित की गई थी। या फिर बच्चों का जो फॉर्मूला मिल्क आता है, हाँ, उसमें एक चीज होती है DHA। हाँ, सुना है। वो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रिसर्च हुई थी, उसका नतीजा है। अरे वाह! और मैंने कॉर्डलेस ड्रिल के बारे में भी कुछ सुना था। बिल्कुल। अपोलो मिशन में चांद से पत्थर लाने थे, तो अंतरिक्ष यात्रियों को एक ऐसे ड्रिल चाहिए थी जिसमें तार ना हो। वहीं से कॉर्डलेस टूल्स का आइडिया आया। और भी है, चश्मों के लेंस पे जो स्क्रैच नहीं लगते, वो कोटिंग। अच्छा। गाड़ियों के टायर जो ज्यादा चलते हैं, लेसिक आई सर्जरी, वायरलेस हेडसेट, यहाँ तक कि स्विमिंग के जो तेज वाले सूट होते हैं ना, उन पर भी अंतरिक्ष तकनीक का असर है। कमाल है। तो मतलब आज हमने देखा कि कैसे नई टेक्नोलॉजी हमें चांद और मंगल के पास ले जा रही है। चीन जैसे नए देश आगे आ रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां भी। हाँ, और हमने समझा कि ये सिर्फ जानने की इच्छा नहीं है, बल्कि भविष्य की जरूरतें भी हमें आगे धकेल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इस खोज से जो टेक्नोलॉजी निकलती है, वो अनजाने में ही हमारी जिंदगी को बेहतर बना रही है। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि अंतरिक्ष के भविष्य पर ये जो हमने बातचीत की, ये जानकारी भरी और दिलचस्प लगी होगी। हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। अगली बार तक ये सोचते रहिए, क्या कभी अरबों साल बाद इंसान किसी दूसरे सोलर सिस्टम में अपना घर बना चुका होगा?